सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अध्याय 95, डगू के धमाके का खौफ। खाना खाते समय करिश्मा बोस का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह अपनी गोद में अदिति को बिठाए हुए थी और बीच बीच में आरव यादव को ऐसे देख रही थी जैसे वे तीनों एक सुखी छोटा परिवार हो जो बाहर दिन पर आया है। 3 लोगों का परिवार, हे भगवान, ये कितना अद्भुत है। करिश्मा ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया ताकि आरव उसका लाल पड़ता चेहरा न देख ले। उसने नीचे अदिति की ओर देखा और उसे वह इतनी प्यारी और समझदार लगी कि उसने धीरे से उसके गाल पर किस कर लिया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे यह उसकी अपनी ही संतान हो। बिल ले आओ, आरव ने निशा को इशारा किया। यादव जी, कुल 242.5 रुपये हुए। आप नकद देंगे या कार्ड से? निशा ने पेशेवर तरीके से बिल आरव के सामने रखा। अदिति के कान तुरंत खड़े हो गए। उसने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा क्योंकि उसे पता था कि आरव के पास कितने पैसे बचे थे। किराया देने और सजावट का सामान खरीदने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा होगा, ऊपर से अभी तक नौकरी भी नहीं मिली थी। अदिति ने मन ही मन करिश्मा को भी कोसा। इस औरत ने तो कहा था कि आज लंच की पार्टी इसकी तरफ से है। अब पेट भरने के बाद भोली क्यों बन रही है? अदिति ने करिश्मा को गुस्से में घूरा। उसका मन हुआ कि वह एक बड़ा सा धमाका करके उसे उड़ा दे। हालांकि करिश्मा सुखी परिवार के ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसे आरव की चेकआउट वाली आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी आरव ने अपनी जेब से 100-100 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। उसमें से 3 नोट निकाले और बिल पर रख दिए। उसने निशा से कहा, बाकी रखने की जरूरत नहीं है, अच्छी सर्विस के लिए शुक्रिया, हम फिर आएंगे। टिप मेरे लिए? निशा दंग रह गई। उसे पिज्जा हट में काम करते हुए 2 साल हो गए थे, पर यह पहली बार था कि उसे किसी ने टिप दी थी, वह भी 50 रुपये से ज्यादा। यह उसकी 2 दिन की तनख्वाह के बराबर थी। पक्का यह एक अमीर सौतेला बाप है, निशा ने सोचा। उसने गौर किया कि आरव के कपड़े किसी साधारण ब्रांड के नहीं थे, बल्कि लुकी लग्जरी थे। पर ये इतने सारे पैसे जेब में लेकर क्यों घूमते हैं? क्या इन्हें डर नहीं लगता? लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वह नोटों की गड्डी थी। जिसने भी उसे देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसमें कम से कम 20,000 रुपये थे। 2003 के दौर में, जहां एक औसत कर्मचारी की तनख्वाह 500-800 रुपये होती थी, इतनी बड़ी रकम जेब में लेकर चलना किसी को भी हैरान करने के लिए काफी था। करिश्मा ने जब देखा कि आरव ने बाकी पैसे वापस जेब में रख लिए हैं, तो उसने राहत की सांस ली और धीरे से आरव का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, अगली बार इतने सारे पैसे एक साथ मत निकालना, ये सुरक्षित नहीं है। अदिति ने भी अपनी आंखें फाड़कर आरव को देखा। वह कुछ कहना चाहती थी पर चुप रही। आरव ने भी सोचा कि वह थोड़ा लापरवाह हो गया था। वह अनजाने में 2003 को 2019 समझ बैठा था। 2019 में 2000 रुपये कुछ नहीं थे, पर 2003 में ये बहुत बड़ी बात थी। मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, आरव ने कहा। वह सुबह से काम में व्यस्त होने के कारण वॉशरूम नहीं जा पाया था। हम बाहर गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। करिश्मा ने अदिति का हाथ पकड़ा, पर अदिति ने उसका हाथ झटक दिया और आरव की टांग पकड़ ली। मुझे भी जाना है। आरव, तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम ले चलो। आसपास के लोगों की दबी हुई हंसी सुनकर आरव शर्मिंदा हो गया। बेटा, समस्या यह है कि मैं लेडीज वॉशरूम में नहीं जा सकता और तुम्हें जेंट्स वॉशरूम में नहीं ले जा सकता। करिश्मा ने हंसी दबाते हुए कहा, गॉडमदर तुम्हारे साथ चलेगी डगू, लड़के लेडीज वॉशरूम में नहीं जाते। अदिति ने मुंह बनाया, तो फिर मैं धमाका करने जा रही हूँ। आरव के मुंह का कोना फुड़का। उसे तुरंत उस दिन का खौफ याद आ गया जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था और डगू ने गंध का आतंक मचाया था। हे भगवान, वह वाकई बहुत बदबूदार होता है। करिश्मा को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह अदिति को अपनी बच्ची मानती थी और एक माँ के लिए अपने बच्चे की गंदगी साफ करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अंत में अदिति बेमन से करिश्मा की गोद में चढ़ गई और वे ऊपर वॉशरूम की ओर बढ़े। आरव भी उनके साथ गया और उन्हें लेडीज वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ दिया। अदिति ने एक और शर्त रख दी, आरव, तुम यहाँ से जाओगे नहीं। तुम यही दरवाजे पर खड़े रहोगे और मुझसे बातें करते रहोगे। आरव यादव। अंदर बाहर आती जाती महिला ग्राहक ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगी। आरव जैसा खौफनाक चेहरा वाला आदमी, जो अभी एक लाचार और आज्ञाकारी पिता की तरह दरवाजे पर खड़ा था, बहुत ही प्यारा और विरोधाभासी लग रहा था।
अचानक वह राक्षस सबको एक अच्छा पिता लगने लगा। सर, आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, ऐसे ही कोशिश करते रहिए, एक महिला ने कहा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आप यहीं खड़े रहिए, अगर कोई कुछ कहेगा तो हम संभाल लेंगे, दूसरी ने मजाक किया। मेरे पास वेट वाइप्स हैं, क्या आपको पसीना पोंछना है? आरव यादव और भी लाचार महसूस करने लगा। उसे खुद भी हल्का होना था, पर अब उसे दरवाजे के पीछे खड़ी उस बदबूदार बच्ची से बातें करनी पड़ रही थी, वह भी लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ी महिलाओं की छेड़खानी सहते हुए। उसे फिर से उस पुराने खौफ का एहसास होने लगा। तभी महिलाओं के झुंड में से एक आवाज आई, कहते हैं कि बेटियां पिछले जन्म में पिता की प्रेमिका होती हैं। मुझे लगता है ये सच है। बेटियां पिता के करीब ही होती हैं, मेरी वाली भी ऐसी ही है। इस बात पर सब सहमत दिखे। आरव ने भी मौका देखकर एक मजाक किया, तो फिर आप लोग बस डिलीवरी मैन हुए। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। दर्जनों महिलाएं आरव को आंखें फाड़कर देखने लगीं। आरव को किसी से डर नहीं लगता था, पर इस समय दर्जनों महिलाओं की नजरों ने उसकी टांगें कांपा दी। उसे लगा कि कहीं उसे पीटना न शुरू कर दें। तभी एक माँ ने कहा, ये पिता तो बहुत समझदार बात कह गया। मुझे भी लगता है कि मैं बस एक डिलीवरी मैन ही हूँ। सुनहरा वाक्य, बिल्कुल सही कहा। इन्होंने तो माँ होने की परिभाषा ही बदल दी। सर, आप बहुत कमाल के हैं, क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? अगले ही पल आरव के सामने दर्जन भर हाथ और अलग अलग रंग के मोबाइल फोन आ गए। आरव दंग रह गया। अरे, मुझे लगा था यहाँ लड़ाई होगी, ये तो नंबर मांगने लगी। अध्याय 96, कुलीन महिला। आरव यादव ने अपने सामने खड़ी महिला को हैरानी से देखा। ये साफ तौर पर एक लाड़ प्यार में पली बड़ी महिला थी, क्योंकि उसके हाथ उबले हुए अंडे की सफेदी की तरह सफेद, कोमल और नाजुक थे। उन हाथों पर काम के निशान तक नहीं थे। अगर करिश्मा बोस के हाथों से तुलना की जाए तो करिश्मा के हाथ किसी मजदूर के औजार जैसे लगते थे। सिया शर्मा के हाथ भी इसके सामने कुछ नहीं थे, उसके हाथ बहुत पतले और हड्डियों वाले थे। यह महिला अपनी उम्र के तीसरे दशक में लग रही थी, शायद अभी 30 की हुई भी न हो। उसके लंबे, काले और चमकदार बाल किसी शैम्पू का विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी जैसे थे। उसने बालों का जूड़ा एक विंटेज स्टाइल में बनाया हुआ था, जिसे देख आरव जैसा रफ सौंदर्यबोध वाला आदमी भी यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह बहुत ही नाजुक और सुंदर है। बालों को रोकने के लिए उसने सफ़ेद जैड की एक पिन का इस्तेमाल किया था, जिससे उसका माथा साफ और भव्य दिख रहा था। उसका चेहरा, शरीर और व्यक्तित्व, आरव के पास उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। वह बस इतना ही सोच पाया, खूबसूरत, शानदार शरीर और गजब का रसूख। एक शब्द में कहे तो इस महिला ने कुलीन महिलाओं के प्रति आरव की धारणा ही बदल दी थी। सच तो यह है कि इस महिला के सामने अंजलि राव किसी रईस की रखेल या नौकरानी जैसी लगती। यह महिला असली एक सम्मानित रईस महिला थी। उसकी रईसी और शिष्टता का स्तर ही अलग था। आरव को आश्चर्य हुआ कि इतनी उच्च स्तर की महिला पिज्जा हट में क्या कर रही है। ऐसी महिलाओं को तो पिज्जा हट के स्टेक और पश्चिमी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी। आरव अभी सोच ही रहा था कि उस महिला ने बड़ी शान से आरव की जेब से उसका मोबाइल फोन निकाल लिया। उसने बीप बीप करते हुए कुछ नंबर दबाए। एक पल बाद मधुर घंटी बजी और उस महिला ने अपने हैंडबैग से एक सफ़ेद मोबाइल निकाला, कॉल काटा और मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन आरव की ओर बढ़ा दिया। आरव तुरंत समझ गया, वह चाहती थी कि वह अपना नाम उसके फ़ोन में सेव कर दे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आरव ने वह सफ़ेद फ़ोन लिया और कुछ टाइप किया। हालांकि उस महिला ने गौर नहीं किया कि जैसे ही आरव ने फ़ोन हाथ में लिया, उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। आरव की दिलचस्पी भी अचानक कम होने लगी थी। टाइप करने के बाद आरव ने फ़ोन वापस कर दिया। महिला ने बिना देखे फ़ोन रख लिया और सहजता से पूछा, क्या वह आपकी बेटी थी? बहुत प्यारी है। आरव फिर से मुस्कुराया, शुक्रिया, मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है। ये सुनते ही महिला की मुस्कान 3 डिग्री और कम हो गई। तभी पास खड़ी एक दूसरी महिला ने आरव का फ़ोन झपट लिया और अपना नंबर डालते हुए पूछा, क्या वह महिला करिश्मा आपकी पत्नी है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, एक दोस्त है, मेरी बेटी की गौडमदर। कुलीन महिला ने ये सुना तो चौंक कर पूछा, आप बच्चे की माँ के साथ बाहर क्यों नहीं आए? आरव की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद महिलाओं ने अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। दुनिया में माता पिता कभी गलत नहीं होते। अगर माँ ने कुछ गलत किया भी है तो बच्चे को उससे दूर नहीं करना चाहिए। हाँ, माँ को बच्चे से मिलने से रोकना गलत है, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। बेटी को माँ की ज़रूरत होती है,
माँ का प्यार सबसे निस्वार्थ होता है। कोई भी सौतेला प्यार माँ की जगह नहीं ले सकता। आरव ने जब ये बातें सुनी तो उसका मन हुआ कि वह जोर से हंसे। उसे मशहूर कॉमेडियन मास्टर गुओ की बात याद आ गई, उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो बिना कुछ जाने तुम्हें दूसरों को माफ करने और सहन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब उन पर बिजली गिरेगी तो तुम भी लपेटे में आ जाओगे। ये लोग खुद को बहुत समझदार समझ रहे थे। आरव की बेरुखी भांप कर जो महिलाएं मजे लेने आई थीं, वे धीरे धीरे खिसकने लगी। वह कुलीन महिला भी अपनी सहेली के साथ चुपचाप निकल गई। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह लेडीज वॉशरूम के गेट पर खड़ा होकर अदिति से बातें करने लगा, जो अंदर संघर्ष कर रही थी। थोड़ी देर बाद अदिति बाहर आई। अदिति और करिश्मा दोनों पसीने से तरबतर थीं। अब आरव की बारी थी। वह मिसाइल की तरह जेंट्स वॉशरूम में घुसा और जब बाहर निकला तब जाकर उसे लगा कि दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। अदिति ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। वाह, मुझे उठा लो। ठीक है मेरी जान। आरव ने उसे गोद में उठा लिया। करिश्मा पीछे पीछे उदास होकर चल रही थी। उसे खुद पर शक होने लगा था, क्या दगू मुझे पसंद नहीं करती? वह आरव की गोद में ही क्यों जाना चाहती है? क्या उसे मेरी शारीरिक ताकत पर भरोसा नहीं है? क्या मुझे जिम जाकर अपनी मसल्स बनानी चाहिए? अगर आरव को पता चलता कि करिश्मा क्या सोच रही है तो वह पागल हो जाता। अरे भाई, वो तुम्हें आराम देना चाहती है, यह अच्छी बात है न? इन तीनों ने गौर नहीं किया कि पिज्जा हट से बाहर निकलते ही दो चालाक लड़के उनके पीछे लग गए थे। दूसरी तरफ वो कुलीन महिला पार्किंग में अपनी BMW की पिछली सीट पर बैठी थी। उसने अपना सफ़ेद मोबाइल निकाला और आरव का नंबर ब्लॉक करने ही वाली थी। तभी उसने देखा कि मिस्ड कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर वाला नंबर तो किसी जान पहचान वाले का है। क्या वह बेटी प्रेमी गुंडा मेरा कोई जानने वाला है? उसने ध्यान से देखा, वह कॉल अभी का नहीं बल्कि आज सुबह का था। कुलीन महिला की आंखें उलझन में भर गईं। उसे समझ आया कि जब आरव उसका फ़ोन लेकर नाम सेव करने का नाटक कर रहा था तब दरअसल उसने कुछ भी सेव नहीं किया था, बल्कि उसने अपने फ़ोन से आए सुबह के मिस्ड कॉल रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दिया था। अब वह महिला उसे वापस नहीं ढूंढ सकती थी। ऐसी चालाकी, ऐसा भी कोई मर्द होता है? महिला के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। यह आदमी बहुत दिलचस्प था। फिर उसे अचानक गुस्सा आया। रुको, उसने कहा था कि वह सिंगल है और हमारे पास संपर्क में रहने का मौका था, फिर भी उसने खुद ही नंबर डिलीट कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या मैं उसे जानने के लायक नहीं हूँ? उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ कि वो जमीन आसमान एक कर दे और उस विलेन को ढूंढ निकाले। पर गुस्सा शांत होते ही उसे फिर से मजा आने लगा। वाकई दिलचस्प आदमी है। ठीक है, तुम जो भी खेल खेल रहे हो, मुझे याद रहेगा कि तुम कोई नेक इंसान तो नहीं दिखते, पर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान थी। ड्राइवर सीट पर बैठी उसकी सहेली उसे आईने में देख रही थी और सोच रही थी, दीदी को क्या हुआ है? कभी गुस्सा कर रही हैं, कभी मुस्कुरा रही हैं। क्या इन्हें प्यार हो गया है? पर वह आदमी तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था और दीदी को तो सिर्फ हैंडसम लोग पसंद हैं। ऊपर से वह तलाकशुदा और बच्चे वाला है। ये दीदी की पहेली सुलझाना नामुमकिन था। अध्याय 97। नन्ही राजकुमारी का सौंदर्यबोध। बस स्टैंड करीब आने के बावजूद आरव यादव के कदम नहीं रुके। वह अदिति को गोद में लिए आगे बढ़ता रहा। करिश्मा बोस ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि आरव पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त था और घर पर नहीं दिखता था, तो शायद वह इस मौके का फायदा उठाकर अदिति को मॉल ले जाना चाहता है। आखिर 4 महीने बाद नन्ही राजकुमारी को प्राइमरी स्कूल जाना है। शायद वह उसके लिए कुछ सुंदर कपड़े, जूते या पढ़ाई का सामान खरीदना चाहता हो। आरव के पास अभी नोटों की जो मोटी गड्डी थी, उसे देखकर करिश्मा ने अंदाजा लगाया कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है। एक पिता होने के नाते वह अपनी बच्ची को बेहतर सुख सुविधाएं देना चाहता है, जो कि एक स्वाभाविक भावना है। तभी करिश्मा को थोड़ी चिंता भी हुई। उसे अदिति से पता चला था कि आरव सिर्फ 8वीं-9वीं पास है और वह खुद भी उतनी ही पढ़ी लिखी थी। सालों से उसने कोई किताब नहीं छुई थी और कलम पकड़ते ही उसके अक्षर केचुए जैसे बनते थे। ऐसे में वे दोनों मिलकर अदिति को पढ़ाई में कैसे मदद करेंगे? खैर, अब आरव के पास पैसे हैं तो वह ट्यूशन लगवा सकता है, उसने खुद को समझाया। पर फिर उसके मन में सवाल आया, आरव ने इतने कम समय में इतने पैसे कैसे कमाए? करिश्मा पूछना तो चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। आखिर वह सिर्फ अदिति की गौडमदर थी, आरव की कोई रिश्तेदार नहीं। सीधे पैसे के बारे में पूछना दखलंदाजी जैसा लगता। तभी उसकी उलझन अदिति ने सुलझा दी।
जैसे ही आसपास भीड़ कम हुई, अदिति ने आरव के गले लगकर उसके कान में फुसफुसाया, आरव, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अदिति के सवाल पूछते ही करिश्मा के कान खड़े हो गए और उसने सुनने के लिए अपनी चाल तेज कर दी। आरव ने हंसते हुए कहा, बदमाश लड़की, क्या तू कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? गलत काम मतलब क्या? क्या मैं तुझे बुरा काम करने वाला दिखता हूँ? अदिति थोड़ा पीछे झुकी, उसने आरव के बड़े से काले चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ा और दाएं बाएं घुमाकर गौर से देखा। फिर बड़ी संजीदगी से बोली, मुझे तो नहीं लगता। मेरा आरव तो बहुत दयालु दिखता है, वह बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं लगता। ये सुनकर आरव को ऐसी तृप्ति मिली जैसे उसने अमृत पी लिया हो। उसके शरीर का रोम रोम खिल उठा। पर करिश्मा बेचारी दंग रह गई। उसे अदिति के सौंदर्य बोध पर शक होने लगा। आरव की शक्ल देखकर, जब तक कोई अंधा न हो, कोई उसे अच्छा इंसान नहीं कह सकता। बेशक आरव का स्वभाव उसकी शक्ल से बिल्कुल उल्टा था। चेहरा खौफनाक था पर दिल का वह बहुत नेक और भरोसेमंद था। पर दुनिया तो चेहरा देखकर फैसला करती है। करिश्मा को अब एक नई चिंता सताने लगी, क्या आरव के साथ रहते रहते अदिति की पसंद बिगड़ गई है? अगर सामान्य लड़कियों को ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर पसंद आते हैं, तो क्या अदिति को आरव जैसे खूंखार दिखने वाले लोग पसंद आएंगे? ये तो डरावना है। उसने कल्पना की कि स्नो वाइट जैसी सुंदर अदिति बड़ी होकर आरव जैसा दिखने वाला कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। करिश्मा कांप उठी और उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया, जैसे वह इस डरावने विचार को दिमाग से बाहर निकाल फेंकना चाहती हो। आरव आगे चल रहा था, इसलिए उसने करिश्मा को सिर झटकते नहीं देखा, पर आरव की गोद में पीछे की ओर मुंह करके बैठी अदिति ने ये देख लिया। छोटी बच्ची हैरान थी कि उसकी गौडमदर अचानक बिजली के खंभे के पास खड़ी होकर सिर क्यों हिला रही है। कहीं इन्हें कट तो नहीं लग गया? अदिति के आरव बचाओ चिल्लाने से पहले ही करिश्मा ने खंभा छोड़ दिया, पर वह चलते चलते अभी भी सिर हिला रही थी। अदिति ने इसे अपने ज्ञान के बाहर की चीज समझकर भविष्य के लिए नोट कर लिया। तभी आरव ने अपनी बात समझानी शुरू की। नन्ही राजकुमारी, ज्यादा मत सोच। हमारा एक एक पैसा मेहनत का है और उसका पूरा रिकॉर्ड है, समझे? सुन, एक बड़े बॉस को लगा कि मेरा कुंग फू बहुत अच्छा है, इसलिए उसने मुझे अपनी कंपनी का सिक्योरिटी मैनेजर बना दिया है। ये पैसे उसी की एडवांस सैलरी है। कुछ दिनों में कागजी कार्रवाई पूरी होते ही मैं मैनेजर बन जाऊंगा। फिर मैं 7-8 गार्ड्स का बॉस हूंगा। अदिति की आंखें चमक उठी। आरव, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तुमने तो स्कूल की किताबें भी नहीं पढ़ी, तुम मैनेजर कैसे बनोगे? करिश्मा, जो अभी आरव के लिए खुश थी, अदिति की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पर उसे तुरंत याद आया कि उसे खुद भी कहानी की किताब के कई शब्द समझ नहीं आते। उसकी हंसी गायब हो गई। दूसरों पर हंस रही हूँ और खुद भी तो वैसी ही हूँ। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। आरव ने अदिति का हाथ हटाया और चिढ़कर बोला, बदमाश लड़की, तू हमेशा मेरी कमियां ही क्यों देखती है? मेरी ताकत भी तो देख। मेरा मार्शल आर्ट्स इतना तगड़ा है कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अदिति ने सोचा और फिर अचानक आरव के माथे पर एक बड़ा सा किस लिया और खुशी से चिल्लाई, मेरा यादव बहुत ताकतवर है। मेरा यादव मैनेजर बनेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आरव भी हंसने लगा और करिश्मा भी उनके साथ खिलखिला उठी। उसे लगा कि वह अब इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन गई है। वे तीनों एक बड़े शॉपिंग मॉल में घुसे। फिर आरव उन्हें पहले फ्लोर के पिछले दरवाजे से एक पतली गली में ले गया। अदिति ने पूछा, आरव, यहाँ तो कोई नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, फीनिक्स बुक सिटी जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। पैसे बचाकर तेरे लिए ज्यादा कॉमिक बुक्स खरीदेंगे, ठीक है? अदिति खुश होकर तालियां बजाने लगी, पर करिश्मा थोड़ी चिंतित दिखी। आरव ने करिश्मा का हाथ पकड़े हुए अदिति को देखा और कहा, तुम दोनों सीधे आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना और ज्यादा तेज मत चलना। राजकुमारी, तुम गौडमदर के साथ जाओ, मेरा फोन शायद पीछे गिर गया है, मैं उसे ढूंढकर अभी आता हूँ। अदिति ने जीभ चिढ़ाई, बुद्धू आरव, जल्दी फोन ढूंढो, नहीं मिले तो नया ले लेना, अब तुम मैनेजर हो। करिश्मा थोड़ी अकड़कर अदिति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। जैसे ही वे मुड़े, आरव के चेहरे की मुस्कान एक खौफनाक और जानलेवा इरादे में बदल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, आ जाओ दोस्तों, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार किसने मेरे पीछे अपने कुत्ते भेजे हैं। अध्याय 98, जुर्म का इकरार। आरव यादव गली के कोने पर खामोशी से खड़ा इंतजार करने लगा। 1 मिनट के भीतर ही मॉल के पिछले दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई और साथ ही 2 लोगों के आपस में बहस करने की आवाज भी सुनाई दी। मैंने कहा था जल्दी कर,
तेरी आंखें तो बैग बेचने वाली लड़कियों पर चिपक गई थीं, अब देख खो दिया ना उन्हें। अबे चुप कर, मैंने ही कहा था कि ज्यादा करीब मत जाना वरना पकड़े जाओगे। और वैसे भी वह छोटी बच्ची कितनी सुंदर थी, मुझे यकीन नहीं कि तूने उसे नहीं देखा होगा। मुझसे जबान मत लड़ा, जब भाई पूछेंगे कि उन्हें कैसे खो दिया, तब देखता हूँ तू क्या जवाब देता है। अबे जा, तू चाहता है कि मैं भाई को सफाई दूं? होश में तो है। बातें करते हुए दोनों गली के मोड़ पर पहुंचे। इससे पहले कि वे अपना वाक्य पूरा करते या देख पाते कि वहां कोई घात लगाकर बैठा है, आरव यादव का एक मुक्का पहले वाले के पेट में धंस चुका था। वह आदमी किसी भारी हथौड़े की चोट खाए हुए इंसान की तरह पीछे की ओर उड़ा और जमीन पर जा गिरा। वह अपना पेट पकड़कर वहीं तड़पने लगा, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पीछे वाला डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने खौफ से आरव की ओर देखा और भागने के लिए मुड़ा, पर उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। मुड़ने से पहले ही उसे अपनी गर्दन के पीछे एक तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पैर हवा में हैं। आरव ने उसे एक हाथ से उसकी गर्दन के पीछे की खाल से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। हवा में लटके होने के कारण उस आदमी का दम घुटने लगा, सिर चकराने लगा और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। वह किसी उल्टे हुए कछुए की तरह हाथ पैर मार रहा था, पर जितना वह छटपटाता उतना ही कमजोर पड़ता जाता। आरव ने जमीन पर तड़प रहे दूसरे आदमी को लात मारकर सीधा किया और कहा, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम्हें किसने भेजा है? जमीन पर पड़े आदमी ने रोने जैसी सूरत बनाकर कहा, भाई, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम तो बस मॉल में घूमकर थक गए थे तो ताजी हवा लेने बाहर आए थे। आरव ने एक शब्द नहीं कहा। उसका एक हाथ दूसरे आदमी की गर्दन पर था और दूसरा उसके सिर पर। उस शांत गली में अचानक एक कुरकुरी सी कच की आवाज गूंजी। हवा में लटके आदमी की टांगें एक मेढक की तरह फड़फड़ाईं और फिर वह आरव के हाथ में एक मरे हुए मुर्गे की तरह शांत हो गया। उसका सिर बिना किसी हड्डी के एक तरफ लटक गया और उसकी जीभ बाहर निकल आई। आरव ने उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। जमीन पर पड़ा आदमी ये देखकर सुन्न रह गया। उसके साथ अभी बहस करने वाला उसका साथी अब एक बेजान मांस की लोथड़े की तरह पड़ा था। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। बात नहीं बनी तो सीधा कत्ल। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा बेरहम आदमी कब से आ गया? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई ने इस बार गलत शिकार चुन लिया। जैसे ही उसने आरव का हाथ अपनी ओर बढ़ते देखा, वह बुरी तरह टूट गया। आरव का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी मच्छर को कुचला हो। उस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसे पसीना आ गया और खौफ के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। वह हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, मैं बोलता हूँ, मैं सब बोलूंगा, भाई मुझे मत मारना, मैं सब बता दूंगा। आरव ने उसे चूजे की तरह कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए मॉल के एक आपातकालीन द्वार के जरिए दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां एक बड़ा लोहे का ताला लगा था। आरव ने एक हाथ से उस ताले को पकड़ा और महज अपनी ताकत से उसे मरोड़ दिया। वह पुराना काला ताला पनीर की तरह टूट गया। धातु के फर्श पर गिरने की आवाज ने उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसे यकीन हो गया कि आरव की ताकत के आगे उसकी गर्दन उस ताले से ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर आरव ने उसे पटक दिया। वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था और पागलों की तरह सब उगलने लगा। आरव को पता चला कि वे दोनों बकरा नाम के एक गुंडे के आदमी थे। दरअसल गलती आरव की ही थी। जब उसने बिल चुकाने के लिए जेब से नोटों की गड्डी निकाली थी, तो मॉल में घूम रहे बकरे की नज़र उस पर पड़ गई थी। उसने आरव को एक नया रईस समझ लिया था और 3-in-1 का प्लान बनाया था। 3-in-1 का मतलब था पहले आरव से सारे पैसे लूटना। करिश्मा बोस बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बकरा और उसके साथी उसके साथ गलत काम करते और बाद में वीडियो फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल करके अपने चंगुल में रखते। और अंत में अदिति जैसी सुंदर बच्ची को मानव तस्करी के गिरोह को अच्छे दाम पर बेच देना। ये सुनकर आरव की आंखों में गहरी नफरत और जानलेवा चमक आ गई। उसे लगा कि उसने इन दरिंदों को शायद बहुत कम सजा दी है। उधर बकरा अपने 7-8 साथियों के साथ गली में पहुंचा। उसने देखा कि उसका एक आदमी गर्दन पकड़कर बैठा है। दरअसल आरव ने उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि उसकी गर्दन की हड्डी को एक भयानक मसाज दिया था जिससे वह मरा हुआ लग रहा था। अपने आदमी से पूरी बात सुनने के बाद बकरे को तुरंत समझ आ गया कि उसने किसी बहुत बड़ी मुसीबत को छेड़ दिया है। उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, चलो यहाँ से दिल्ली छोड़कर कुछ समय के लिए छिप जाओ। हम इस आदमी से मुकाबला नहीं कर सकते। यह आदमी तो साक्षात यमराज है।
वह पछता रहा था कि उसने करिश्मा को देखकर अपनी हवस जगाई, पर उसे क्या पता था कि उस औरत के साथ चलने वाला आदमी साक्षात काल है। अध्याय 99। जान से प्यारी इज्जत नहीं। भाई, आपने अभी देखा नहीं कि उस आदमी ने लियोपार्ड को कैसे चित कर दिया। चलिए सोडी को ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वैसे भी हमें अपनी साख बचानी होगी, वरना भविष्य में हम दिल्ली में अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। तीतर सही कह रहा है बड़े भाई, इस छोटी सी हार की वजह से हम अपना गिरोह तो नहीं तोड़ सकते। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। सामने खड़े एक तगड़े आदमी ने बात शुरू की और उसके पीछे खड़े कई लोग एक एक करके बोलने लगे। सब यही चाहते थे कि बकरा अपना दिल्ली छोड़ने का फैसला वापस ले ले। बकरा चुप रहा और अपने इन सिपह सालार भाइयों का ड्रामा देखता रहा। सिर्फ वे भाई ही नहीं जो उसके इतने करीब नहीं थे, बल्कि उसके वफादार साथी भी इस समय अपने बॉस के दिमाग को नहीं समझ पा रहे थे। आखिर उन्होंने इतना अजीब फैसला क्यों लिया। एक भाई पिटा है, दूसरा गायब है, तो क्या हमें अपनी जगह और साख वापस नहीं पानी चाहिए? इसके बजाय आप दिल्ली से भागने की बात कर रहे हैं। भाई, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपनी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? दिल्ली में हमारा नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने अधीनस्थों के सवालों के बावजूद बकरे ने कोई सफाई नहीं दी। उसके बेपरवाह रवैये ने सबको हैरान कर दिया। सब लोग 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, आज ही निकलना है। 1 महीने बाद वापस आना। मैं माउस से कहकर तुम सबके कार्ड में पैसे भिजवा दूंगा। अगले कुछ दिनों में अपना बैलेंस चेक कर लेना। इतना कहकर बकरे ने हाथ हिलाकर सबको जाने का इशारा किया और खुद सबसे पहले वहां से निकल गया। जैसे ही बड़ा भाई गया, तीतर नाम के गुंडे के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। तीतर भाई, हमें अपनी साख वापस लेनी होगी। हाँ, अगर इस बार हमने जवाब नहीं दिया तो दिल्ली में हमें कोई नहीं पूछेगा। तभी एक चालाक गुंडे ने नारा लगाया, तीतर भाई, आज से आप ही हमारे बॉस हो। ये सुनकर जो लोग अभी जोश में थे, वे ठंडे पड़ गए। उन्हें समझ आया कि वे बॉस की गद्दी की लड़ाई में फंस गए हैं और यह जानलेवा हो सकता है। तीतर और बकरा ये दोनों ही अपनी बेरहमी के लिए मशहूर थे। दोनों के हाथों पर खून के निशान थे। बकरा अब तक बॉस था क्योंकि वह तीतर से ज्यादा शातिर था। तीतर ने मुस्कुराते हुए कहा, नर्वस मत हो, बकरा ही हमारा बड़ा भाई है। लेकिन हाँ, मैं भी बॉस बनना चाहता हूँ और बकरे के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। पर मैं कभी नियमों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। चलिए अब गपशप छोड़कर ये तय करते हैं कि उस आदमी से अपना हिसाब कैसे बराबर करना है। तीतर के इतना कहने के बाद भी सन्नाटा रहा। ये देखकर तीतर की आंखें काली पड़ गईं, पर मुस्कान बरकरार रही। उसने आगे कहा, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगा। हम बस अपना हिसाब चुकता करेंगे और फिर बड़े भाई की बात मानकर 1 महीने के लिए घूमने चले जाएंगे। इससे बिरादरी में हमारी इज्जत भी बच जाएगी और भाई की बात भी रह जाएगी। जो बड़ा भाई अमीर हो चुका है, उसे शायद इज्जत की परवाह न हो, पर हमें तो यही काम करना है ना। उसकी बातों ने बाकी गुंडों के दिल को छू लिया। आखिर वे सब पैसों और रसूख के लिए ही इस दलदल में थे। बिना पैसे और ताकत के भाई भाई का कोई मोल नहीं था। जल्द ही पूरा गिरोह तीतर के पीछे चल दिया। दूसरी तरफ बकरे का एक वफादार साथी गाड़ी में उसके पीछे बैठा था। वह दुखी होकर बोला, भाई, क्या हम वाकई ऐसे भाग रहे हैं? लोग सोचेंगे कि हम डरपोक हैं। हमारे इलाके का क्या होगा जिसे हमने इतनी मेहनत से जीता था? बकरे ने गाड़ी स्टार्ट की और चिढ़कर बोला, तू बेवकूफ़ है क्या? तूने अभी माहौल नहीं देखा। छोटा भाई उलझन में था, क्या देखा? बकरे ने धैर्य से समझाया। लियोपार्ड को भी लगा कि उसकी गर्दन टूट गई है, पर ऐसा नहीं था। वह बस बेहोश हुआ था। इसका मतलब है कि उस आदमी का हाथ बहुत सफाई वाला है। लियोपार्ड हमारे गिरोह का सबसे अच्छा फाइटर है और उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। तू सोच वह आदमी किस लेवल का होगा। क्या तू उसे हरा सकता है? छोटा भाई चुप हो गया। बकरे ने आगे कहा, सोडी से अब संपर्क मत करना, उसे पक्का उस आदमी ने पकड़ लिया है। वह आदमी गवाह उगलवाने के लिए सोडी को ले गया है और जल्द ही वह हमारे पास आएगा। जब हम उसे जीत नहीं सकते तो छिपना ही बेहतर है। इज्जत की कीमत जान से ज्यादा नहीं होती। छोटे भाई ने धीरे से कहा, पर भाई, हमारे पास इतने लोग हैं, हथियार भी हैं। बकरे ने उसे घूर कर देखा, तुझे कैसे पता कि वह अकेला है? और तुझे किसने कहा कि उनके पास हथियार नहीं होंगे? बकरा अपनी गहरी चाल चलते हुए बोला, मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही। वह आदमी जान लेने में कतराता नहीं है, फिर भी उसने लियोपार्ड को जिंदा छोड़ दिया।
क्या वह कानून से डरता है या कोई और बात है? खैर, तीतर और उसके लोग पक्का उस पर हमला करेंगे। हम बस दूर बैठकर तीतर और उसके साथियों को मरते हुए देखेंगे। जब सब खत्म हो जाएगा तब हम वापस आकर सफाई करेंगे। छोटा भाई अपने बड़े भाई का शातिर चेहरा देखकर कांप उठा। उसे समझ आ गया कि बकरा एक तीर से दो शिकार कर रहा था। वह उस यमराज जैसे आदमी से भी बच जाएगा और तीतर जैसे प्रतिद्वंद्वी का कांटा भी उसी के हाथों साफ करवा देगा। लेकिन बकरे को एक और डर था जो उसने अपने भाई को नहीं बताया, सोडी जरूर सब उगल देगा। और वह मास्टर आरव सबसे पहले गिरोह के बॉस यानी बकरे को ही ढूंढने आएगा। इसलिए बकरा तुरंत दिल्ली से गायब होना चाहता था। जान है तो जहान है, और पैसा है तो फिर से साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। उधर आरव यादव ने तुरंत कोई जवाबी हमला नहीं किया। वह दौड़कर करिश्मा और अदिति के पास पहुंच गया। उसे बदला लेने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि मंदिर छोड़कर पुजारी कहाँ भागेगा। उसके लिए सबसे जरूरी अपनी प्यारी बेटी की सुरक्षा थी। अध्याय 100 बेटी का गुलाम। करिश्मा बोस अदिति को लेकर कुछ देर के लिए बाहर निकली, लेकिन वे बहुत दूर नहीं गईं। एक बड़ी और एक छोटी, दोनों पुल के पास बने एक गाज़ेबो में बैठ गईं, जहां कई अधेड़ उम्र की और बुजुर्ग महिलाएं ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गपशप कर रही थीं। अदिति के हाथ में अभी भी एक आइसक्रीम थी और वह मजे से उसे चाट रही थी। आरव यादव जब पुल पार करके आया तो तेज नजरों वाली अदिति ने उसे तुरंत देख लिया और आइसक्रीम पकड़े हुए ही उसकी ओर दौड़ पड़ी। धीरे चल, देख कहीं गिर न जाए। आरव के पास चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये लड़की जब दौड़ती थी तो किसी सरपट भागते घोड़े जैसी लगती थी। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। जल्द ही अदिति आरव की बाहों में जा गिरी और आरव ने उसे आसानी से उठा लिया। अब आरव बच्चे को पकड़ने की कला में माहिर हो चुका था। उसने अपनी बाहों को एक बेंच की तरह इस्तेमाल किया और उसे अदिति के नीचे टिका दिया, जिससे वह आधी बैठी हुई मुद्रा में आ गई। आरव को लगा कि अगर वह थक जाए तो वह उसे थोड़ा और सता सकता है ताकि उसका पूरा भार आरव के शरीर पर आ जाए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शरीर के असली मालिक विनय श्रीवास्तव की शारीरिक ताकत वाकई जबरदस्त थी। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि वह रात भर तहखाना खोदने के बाद भी नहीं थकता था। यादव, तुम क्या कर रहे थे? इतनी देर लगा दी। अदिति के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक जांच अधिकारी वाले तेवर आ गए। मैं अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहा था, आखिरकार मिल गया। वह मेरी जेब में ही था, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति ने फिर से अपना चेहरा बदला और लाड़ से हंसते हुए बोली, तुम कितने बुद्धू हो। तुम्हें अपनी जेब में रखा फोन महसूस तक नहीं हुआ। इतना कहने के बाद अदिति का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने आरव के गले लगकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, चलो चलो यहाँ से। गलती से मैंने बोल दिया कि तुम्हारी जेब में फोन है, कहीं कोई चोर न सुन ले, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बच्ची वाकई बहुत सावधान है, पर यह एक अच्छी आदत है, आरव ने सोचा। आरव मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, किसी चोर की हिम्मत नहीं है कि मुझसे चोरी करे, वरना मैं एक मुक्के में उसके सिर के बाल उड़ा दूंगा। अदिति फिर से खिलखिला उठी। तभी करिश्मा बोस भी सामने आ गई। दोनों की बातें सुनकर और अदिति को इतना खुश देखकर करिश्मा भी भावुक हो गई। ऐसे पिता के साथ ये बच्ची खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती होगी। आखिर जो पिता एक मुक्के में चोर की हालत खराब कर दे, उसके पास असुरक्षा का सवाल ही कहाँ उठता है। तभी अदिति के तेवर फिर बदले। उसने अपने नन्हे हाथों से आरव के कंधे पर थपकी दी और गुस्से में बोली, आरव, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? मैं खाना खा रही हूँ। उसका इशारा था कि गंदी बातें मत करो। करिश्मा ठहाका मारकर हंस पड़ी। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, अगर तू नहीं खा सकती तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अदिति ने आरव के मुंह की ओर नफरत से देखा और असंतोष जताते हुए बोली, तुम अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनाते? कितना बिखरा हुआ है सब, बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं लगते। अरे, विषय इतनी जल्दी बदल गया। मैं तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। क्या यह महिलाओं की सहज प्रवृत्ति है? आरव ने सोचा। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, अदिति ने पूरी आइसक्रीम उसके मुंह में ठूंस दी। खाओ और अपनी सफाई के बारे में सोचो। अदिति ने आरव का मुंह बंद करते हुए उस पर शब्दों से हमला किया। करिश्मा ये सब देख फिर से हंसने लगी। उसने अदिति का ऐसा छोटा राक्षस वाला रूप पहले कभी नहीं देखा था, पर फिर उसे दुख भी हुआ कि अदिति ने उसके सामने कभी ऐसा अपनापन नहीं दिखाया। उसे लगा जैसे अदिति उसे अभी भी अपना नहीं मानती। आरव भी बेहाल था। मुंह में पूरी आइसक्रीम ठूंस दी गई थी, जिससे वह ठंड के मारे कांपने लगा। उसके दांत और पूरा मुंह सुन्न पड़ गया था। मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है,
किसी ने कहा है कि वह मुझे फोन देगा, आरव ने मुंह साफ करते हुए कहा, और दाढ़ी के लिए मशीन की जरूरत नहीं है। तू लड़की है, तुझे नहीं पता, मशीन से सफाई ठीक से नहीं होती। मेरी दाढ़ी बहुत सख्त है, उस तरह ही सबसे अच्छा है। तो फिर मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं? अदिति सोच में पड़ गई और अचानक उदास होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता को क्या दे सकती है। क्या तू इसलिए दुखी है क्योंकि तू मुझे गिफ्ट नहीं दे सकती? आरव ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, अदिति ने रुआ से स्वर में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे पेंटिंग भी नहीं आती। मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकती। ओहूं ओहूं, बोलते बोलते अदिति रोने लगी और आरव के गले लग गई। उसका छोटा सा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। आरव के कदम अचानक रुक गए। उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। पिछली जिंदगी में वह एक सिंगल आदमी था जिसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं थी। इस जिंदगी में वह मानसिक रूप से बड़ा हुआ था, पर हालात वही थे, सिवाय इसके कि उसके पास एक बेटी थी। सच कहूं तो एक पिता के रूप में यह अनुभव आरव के लिए बहुत नया और अनोखा था। आज अदिति के इस मासूम दुख ने इस बूढ़े, मानसिक रूप से और तलाकशुदा आदमी के दिल पर गहरा वार किया। उसे एहसास हुआ कि यह नन्ही जान उस पर कितना भरोसा करती है। उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसके पिता की आत्मा बदल चुकी है। वह तो बस इसलिए दुखी थी कि वह उसे एक छोटा सा तोहफा नहीं दे सकती। आरव के पास शब्द नहीं थे। जब अदिति रोई तो उसे अपने दिल की गहराइयों में बहुत दर्द महसूस हुआ। वह फौलाद जैसा आदमी एक बच्ची को गोद में लिए हुए खुद भी लाल आंखें करके रोने लगा। तभी बगल में खड़ी करिश्मा बोस सबसे ज्यादा समझदार साबित हुई। आखिर उसने एक गमघोंटू परिवार और एक असफल शादी का नर्क झेला था। उसकी नसों में मजबूती और तर्क था। जब वो पिता पुत्री एक दूसरे के गले लगकर रोने ही वाले थे, तो उसने एक तरफ खड़े होकर बड़े भाव के साथ 3 शब्द कहे। बेटी का गुलाम। हाँ, एक तलाकशुदा आदमी जिसने बेमन से एक गैर सगी बेटी को अपनाया था, अब उसकी तकलीफ देखकर खुद के आंसू नहीं रोक पा रहा था। यहाँ से एक बेटी के गुलाम का जन्म हुआ। अध्याय 101। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो। अदिति को रोने से चुप कराने के बाद आरव यादव उसे ढेर सारी सुंदर स्कर्ट, चमड़े के जूते, मोजे और हेयरपिन दिलाना चाहता था। लेकिन अदिति अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि आरव ने पिछली बार ही उसे बहुत कुछ दिलाया है, अभी बस कुछ किताबें काफ़ी हैं। बाकी पैसे उसे घर खरीदने के लिए बचाने चाहिए। उसकी बस एक ही शर्त थी, आरव के काम पर जाने से पहले वह एक बार एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी। कितनी समझदार बच्ची है। करिश्मा बोस की आंखें जलन से हरी हुई जा रही थीं। उसे अफसोस हुआ कि वह कभी मां नहीं बन सकती, वरना वह ऐसी ही एक दर्जन समझदार और प्यारी बेटियां चाहती। करिश्मा को अब अदिति की गॉडमदर बनने में भी खुशी मिल रही थी। वह उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी। उसे बस एक बात से जलन हुई जब अदिति ने आरव को किस किया। लेकिन करिश्मा को भरोसा था कि भविष्य में अदिति उसके ज्यादा करीब होगी, क्योंकि आरव एक मर्द है और लड़कियों के बड़े होने के दौरान ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें एक मर्द कभी नहीं समझ सकता। वहीं करिश्मा की असली भूमिका शुरू होगी। चूंकि अदिति एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी, आरव ने तुरंत जाने का फैसला किया। रही बात करिश्मा की, तो करिश्मा ने खुद को एक मुफ्त उपहार या उस कबाब में हटी तरह माना जो प्रेमी जोड़ों के साथ डेट पर जाते हैं। पर वह इस भूमिका में भी खुश थी। टैक्सी से एम्यूजमेंट पार्क पहुंचते ही पार्क के अंदर से आती चीखें, संगीत और पेड़ों के पीछे से झांकता रोलर कोस्टर देखकर अदिति का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आरव की गोद में ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे अभी पंख लगाकर अंदर उड़ जाएगी। आरव ने उसे नीचे उतारने से पहले 3 शर्तें रखीं। पहला, तुम मेरी और गॉडमदर की नजरों से दूर नहीं जाओगी। दूसरा, अचानक कहीं नहीं भागोगी। तीसरा, कोई भी खतरनाक झूला नहीं झूलोगी। ठीक है, डन। अदिति ने ओके का इशारा किया और आरव की हथेली पर हाई फाइव दिया। फिर चिल्लाई, जल्दी जाओ, टिकट लाओ। क्या कर रहे हो? मम्मी मेरे साथ हैं। आरव उसे नीचे छोड़कर टिकट खिड़की की ओर बढ़ा। साल 2003 में एम्यूजमेंट पार्क के टिकट महंगे थे और हर झूले के लिए अलग से लंबी कतारों में लगना पड़ता था। आरव ने देखा कि टिकट खिड़की पर कम से कम 50-60 लोग खड़े हैं। अगर वह कतार में लगता तो शाम हो जाती। तभी उसके सामने से एक प्रेमी जोड़ा टिकट लेकर खुशी खुशी निकला। अचानक आरव की विशाल परछाई ने उनका रास्ता रोक दिया। वे दोनों बुरी तरह डर गए। जब लड़की ने ऊपर आरव का खूंखार चेहरा देखा तो वह चीखते चीखते बची। आरव का 1.9 मीटर का कद और चौड़े कंधे किसी विशाल गोरिल्ला जैसे लग रहे थे। आरव ने 100 रुपये का नोट निकाला और लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपने टिकट मुझे दे दो, बाकी के पैसे रखने की जरूरत नहीं है।
लड़के की टांगें कांप रही थी, पर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बहादुरी दिखाते हुए वह बोला, भाई आप बहुत नेक इंसान लग रहे हैं, आप टिकट ले लो, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छिपी थी और उसका मन हुआ कि वह अपने डरपोक बॉयफ्रेंड का गला घोंट दे। आरव हैरान था, क्या लोग मुझसे इतना डरते हैं? मैं पैसे दे रहा हूँ, लूटपाट नहीं कर रहा। उसने जबरदस्ती पैसे लड़के के हाथ में थमाए और टिकट ले लिए। जैसे ही आरव गया, वह लड़का जमीन पर गिरने ही वाला था। लड़की ने चिढ़कर कहा, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ, तुम मेरी रक्षा कर रहे हो या मैं तुम्हारी? लड़का बोला, अरे देखो, मैं तुम्हारे आगे ही तो खड़ा था। चलो अब घर चलते हैं। लड़की ने उसके माथे पर चपत लगाई, खा घर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं, अब कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही मौका मिलेगा। उसने 100 का नोट देखा और बोली, ये मुफ्त के पैसे मिले हैं, आज इन्हें यहीं खर्च करेंगे। कुछ मिनट बाद उस जोड़े ने 70 रुपये में दूसरे लोगों से टिकट खरीदे और अंदर चले गए। इधर आरव टिकट लेकर लौटा तो उसने देखा कि करिश्मा और अदिति वहां नहीं थे। आरव का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि क्या उन्हीं गुंडों ने दोबारा आकर उन्हें उठा लिया। आरव की आंखों में फिर से वही जानलेवा चमक आ गई। उसने मानव शिकारी की तरह चारों ओर देखा। कुछ ही सेकंड बाद उसे करिश्मा दिखाई दी जो अदिति का हाथ पकड़े खड़ी थी। अदिति के हाथ में उसके सिर से भी बड़ा एक गुलाबी बुढ़िया के बाल का गोला था। दोनों बड़े मजे से एक स्टॉल के पास गुब्बारे फोड़ने का खेल देख रही थी। आरव ने राहत की सांस ली। धत तेरे की, मैं तो डर ही गया था, पर इतना बड़ा कॉटन कैंडी क्यों खरीदा? चेहरा भी नहीं दिख रहा इसका। अध्याय 102, छूने की सजा। अदिति और करिश्मा को सही सलामत देखकर आरव यादव ने राहत की सांस ली और उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि वे दोनों शायद यही सोच रही होंगी कि वह अभी भी टिकट की लंबी कतार में खड़ा है। इतनी भीड़ में किसी का एक जगह खड़े रहना मुमकिन नहीं था, और वे रोबोट तो थे नहीं जो अपनी जगह से न हिले। आरव ने सोचा कि अगर बाद में अदिति का मन हुआ तो वह उसके लिए एयर गन से कुछ गुब्बारे फोड़कर उसे खुश करेगा। आखिर अदिति की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। गुब्बारे फोड़ना कौन सी बड़ी बात है। हालांकि उसने सुना था कि इन स्टॉल्स की बंदूकों की नली टेढ़ी होती है, पर आरव को यकीन था कि अगर वह अपने बीस्ट मोड में आ जाए तो वह टेढ़ी नली से भी सटीक निशाना लगा सकता है। चलते चलते आरव के मन में पुराने आरव को लेकर ख्याल आने लगे। अभी कुछ देर पहले जो जोड़ा उसे मिला था, उसमें लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से हर बात पूछ रहा था, और यहाँ आरव अपनी ताकत के दम पर हर समस्या सुलझा रहा था। आखिर असली आरव यादव कैसा इंसान था? उसके माता पिता या गुरु कौन थे? आरव को डर भी था कि अगर कभी असली मालिक के रिश्तेदारों से सामना हुआ तो क्या उसका राज खुल जाएगा। यह एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विनय श्रीवास्तव का मार्शल आर्ट्स इतना अद्भुत था, तो सोचिए उसके गुरु कितने शक्तिशाली होंगे। शायद वे एक नज़र में ही पहचान ले कि यह वह इंसान नहीं है। अजीब बात यह थी कि आरव की यादों में माता पिता या बचपन का कोई हिस्सा नहीं था। दिल्ली आने से पहले की यादें बस कुछ टूटे फूटे और धुंधले टुकड़ों जैसी थी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता था। ऐसा लगता था जैसे किसी कंप्यूटर का पूरा डेटा डिलीट करके उसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया गया हो। ये सब बहुत रहस्यमय और डरावना था। आरव ने जोर से अपना सिर झटका ताकि इन डरावने ख्यालों को बाहर निकाल सके। जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ बुरा नहीं होगा, उसने खुद को समझाया। जैसे ही उसने खुद को शांत किया, तभी उसे सामने से अदिति की एक चीख सुनाई दी। आरव का ध्यान तुरंत वहां गया। उसने देखा कि करिश्मा बोस का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल है। वह एक हाथ से अपने सीने को ढक रही है और दूसरे से अदिति को पीछे कर रही है। आरव को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। कमीने, किसी ने करिश्मा को गलत तरीके से छुआ है। करिश्मा के सामने 4 लड़के खड़े थे। उनके हाथों और गर्दन पर अजीबोगरीब टैटू थे, कानों और होठों में चमकती हुई बालियां थीं। उनके बाल लाल, पीले, हरे और गुलाबी रंग के एफ्रो स्टाइल में थे। देखते ही पता चल रहा था कि वे आवारा किस्म के लड़के हैं। आरव के सिर में गुस्से की लहर दौड़ गई। जिसे मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, इन सड़कों के कचरे ने उसे छूने की हिम्मत की। पीले बालों वाला एक छोटा गुंडा मुस्कुराते हुए करिश्मा के चेहरे को छूने के लिए बढ़ा। करिश्मा ने पीछे हटते हुए चिल्लाया, तमीज में रहो, वरना अभी कोई आकर तुम्हारी धुनाई कर देगा। लाल बालों वाले लड़के ने फिल्मी अंदाज में आसमान की तरफ उंगली उठाए, आने दो। हमारे 6th मिडिल स्कूल के साथ भेड़िए किसी से नहीं डरते। जो आएगा मारा जाएगा। तभी हरे बालों वाला गुंडा चुपके से करिश्मा के पीछे से उसे घेरने की कोशिश करने लगा। करिश्मा ने उसे देख लिया और डर के मारे अदिति को अपने पीछे छिपा लिया।
उसने चिल्लाकर कहा, डेगू भागो और अपने पापा को बुलाकर लाओ। आसपास भीड़ तो थी, पर सब तमाशबीन थे। कोई भी एक औरत और बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आया। अदिति घबरा गई, आसपास बहुत शोर था। उसे लगा कि आरव उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। वह लड़ना चाहती थी, पर करिश्मा ने उसे पकड़ रखा था। तभी करिश्मा की बात सुनकर उसे समझ आया कि वह 1 मीटर की बच्ची इन 4 लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती। आरव को बुलाना ही अक्लमंदी है। अदिति ने करिश्मा का हाथ छोड़ा और पीछे दौड़ने ही वाली थी कि तभी उसने आरव को आते देखा। गुलाबी बालों वाला लड़का घमंड में चूर होकर खड़ा था। वह और लाल बालों वाला लड़का आपस में अजीब बातें कर रहे थे। गुलाबी बाल वाले ने लाल बाल वाले के सीने पर अपनी नन्ही मुट्ठी से मारते हुए कहा, तुम कितने बुरे हो। ये देखकर आसपास के लोग घृणा से भर गए। 2 हट्टे कट्टे लड़के ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे थे। इसी बीच आरव यादव भीड़ को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचा। इससे पहले कि हरे बाल वाला कुछ समझ पाता, आरव ने उसकी गर्दन दबोच ली। वह उसे वहीं खत्म कर देना चाहता था, पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यहाँ बहुत भीड़ है। एक मामूली गुंडे के लिए खुद को वांटेड अपराधी बनाना ठीक नहीं था। आरव ने तुरंत अपना गुस्सा काबू किया और जान लेने के बजाय अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। लेकिन फिर भी टाइगर की आंखें सफ़ेद पड़ रही थीं और उसका दम घुट रहा था। उसने आरव के फौलादी हाथों को हटाने की कोशिश की, पर वे हाथ तांबे और लोहे की तरह मजबूत थे। उसे लगा कि उसकी मौत करीब है। तभी आरव ने उसकी गर्दन छोड़ी, पर इससे पहले कि टाइगर राहत की सांस लेता, आरव का बड़ा हाथ उसकी गर्दन से हटकर उसके सिर के पीछे पहुंच गया। टाइगर की आंखों के सामने एक साया तेजी से बड़ा हुआ। खौफ के मारे सुन्न पड़े टाइगर ने सिर्फ इतना सुना, मैंने कहा था ना। छू कर देखा, तेरी तो धम। एक भारी टक्कर की आवाज गूंजी। सब दंग रह गए। आरव ने उस लड़के के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा और अपने सिर से एक जोरदार हेडबट सिर की टक्कर मारी। हरे बाल वाले का माथा जैसे किसी तोप के गोले से टकराया हो। उसका सिर झटके से पीछे की ओर उड़ा और वह सीधा जमीन पर जा गिरा। अध्याय 103। क्या कोई नैतिकता बची है। सबकी हैरान आंखों के सामने टाइगर हरे बाल वाले का सिर बड़ी अजीब तरह से पीछे की ओर झटके से उड़ा। उसका शरीर सिर की गति का साथ नहीं दे पाया और वह एक पेंडुलम की तरह पीछे की ओर जा गिरा, जिसमें उसका सिर उस पेंडुलम के भारी गोले जैसा काम कर रहा था। इसके तुरंत बाद एक और भारी धपक की आवाज आए और टाइगर का सिर दूसरी बार टकराया, इस बार सीधे कंक्रीट की जमीन से। तमाशबीन अब जाकर गहरे सदमे से बाहर आए। पहली बार माथे पर जोरदार टक्कर लगी थी और दूसरी बार सिर का पिछला हिस्सा सीधे जमीन से टकराया। दोनों ही ऐसी घातक चोटें थीं जिनकी कल्पना एक आम आदमी नहीं कर सकता। कई लोगों को तो लगा कि टाइगर मर चुका है और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई होगी। वुल्फ पीले बाल वाला घबरा कर चिल्लाया और आरव की तरफ उंगली उठाई, ये तुम क्या कर रहे हो। तुमने उसे क्यों मारा। किसी को चोट पहुंचाना कानून के खिलाफ है, पता है तुम्हें। आरव यादव नफरत से मुस्कुराया। उसने उस लड़के की बातों को घास तक नहीं डाली और सीधा उसकी ओर बढ़ने लगा। वुल्फ की टांगें डर के मारे जवाब दे गईं। वह तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था। उसे अफसोस हो रहा था कि पैदा होते समय उसकी मां ने उसे भागने के लिए 4 पैर क्यों नहीं दिए। आरव के मानव रूपी जानवर वाले खौफनाक प्रभाव के कारण वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसने गिड़गिड़ाती नजरों से अपने पीछे खड़े लाल बाल वाले और पिंकी गुलाबी बाल वाले को देखा। लाल बाल भाई, तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम और भाभी मिलकर अपने छोटे भाई को बचाओ यार। आसपास तमाशा देख रहे लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। जब तुम अभी एक औरत को परेशान कर रहे थे, तब तो तुमने कानून की बात नहीं की। अब जब कोई इंसाफ करने आया है, तो तुम्हें कानून याद आ रहा है। यही एक गुंडे का असली अंदाज होता है। जब तुम उससे तमीज से बात करो, तो वह गुंडागर्दी करता है। जब तुम गुंडागर्दी पर उतरो, तो वह कानून की दुहाई देने लगता है। माइक लाल बाल वाले का चेहरा गंभीर और घबराया हुआ था। भले ही आरव अकेला था और वे तीन, पर कद काठी और रसूख के मामले में वे तीनों आरव के सामने 3 दुबले पतले चूजों जैसे लग रहे थे जो एक बाघ के सामने खड़े हों। उन्हें लग रहा था कि आरव हाथ बढ़ाकर उन्हें चींटी की तरह मसल देगा। करिश्मा बोस ने एक लंबी सांस ली। आरव को देखते ही उसका डर गायब हो गया। उसे अचानक बहुत सुकून और सुरक्षा महसूस हुई, पर जैसे ही उसका तनाव कम हुआ, उसे महसूस हुआ कि डर के मारे उसका गला सूख गया है और टांगें कांप रही हैं। अदिति का भी यही हाल था। वह अभी तक गुस्से और डर में थी, पर अब उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच ली थीं। उसका चेहरा लाल था और बड़ी बड़ी आंखों में चमक थी। उसका मन हुआ कि वह आरव को पापा कहकर पुकारे, जैसे उसने पहले कभी नहीं कहा था।
पर शब्द उसके गले में अटक गए और अंत में उसके मुंह से बस एक चीख निकली। आरव को लगा कि शायद किसी ने पीछे से अदिति पर हमला किया है। उसने तुरंत मुड़कर देखा और उसे सही पाकर राहत की सांस ली। उधर टाइगर जैसे ही आरव की नजरों की कैद से आजाद हुआ, वह पागलों की तरह अपने बॉस की तरफ भागा। हड़बड़ाहट में वह गिरते गिरते बचा। पिंकी ने उसे सहारा दिया। वुल्फ चिल्लाया, भाभी मुझे बचाओ, भाभी। शब्द सुनकर पिंकी को बड़ा गर्व महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके दोस्तों ने आखिरकार उसके अंदाज को स्वीकार कर लिया है। वह जोश में आकर सीना तानकर वुल्फ के आगे और लाल बाल वाले बॉस के बगल में खड़ा हो गया। लाल बाल वाले ने समझदारी से आधा कदम पीछे खींच लिया और आरव पर चिल्लाया, भाई आगे मत आना वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। भीड़ फिर से हंसने लगी। करिश्मा ने थूका, बेशर्म कहीं के। अदिति ने भी अपनी आवाज वापस पा ली थी। वह दौड़कर आरव के पास आए और चिल्लाए, आरव। उस पीले बाल वाले शैतान ने गौडमदर का चेहरा छूने की कोशिश की थी। चेहरा छूना मतलब उसने अभी छुआ नहीं था। आरव एक पल के लिए ठिठका और उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने पूछा, क्या उसने छुआ? करिश्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आरव की फिक्र देखकर वह खुश थी, पर उसने नजरें घुमाकर धीरे से कहा, नहीं। अदिति ने भी बीच में चहकते हुए कहा, छुआ नहीं, बस छूने ही वाला था, मैं तो डर ही गई थी। आरव ने राहत की सांस ली। वह फिर से खूंखार अंदाज में मुस्कुराया, बहुत अच्छे। फिर मैं तुम सबको जान से नहीं मारूंगा, पर गुनाह की सजा तो मिलेगी ही। सजा क्या होगी? आरव ने नहीं बताया, पर उन तीनों की हालत खराब थी। 6th मिडिल स्कूल के 7 भेड़ियों का सारा घमंड हवा हो चुका था। असलियत में गुंडे हमेशा ताकत का अंदाजा लगाते हैं। आरव की कद काठी और जिस बेरहमी से उसने टाइगर को पटका था, उसे देखकर उन्हें समझ आ गया कि वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ये सब पैसों के लिए करते थे, मुफ्त में हड्डियां तुड़वाने के लिए नहीं। लाल बाल वाला जमीन पर पड़े टाइगर की तरफ इशारा करके बोला, भाई तुमने हमारे भाई को मार डाला है, पुलिस आएगी तो तुम जेल जाओगे। आरव को इस धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ठहाका मारकर बोला, सच में? तो फिर पुलिस के आने से पहले तुम तीनों को भी साथ ले चलता हूँ। नरक में उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम है। ये सुनकर लाल और पीले बाल वाले ने चुपके से एक कदम और पीछे ले लिया। पिंकी ने सीना तानकर बहादुरी दिखाते हुए हड़बड़ाया, भाई आगे मत आना, यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं, तुम हमें मारकर भाग नहीं पाओगे। उसकी आवाज कांप रही थी और वह लगभग रोने वाला था। तभी भीड़ में से किसी ने बुदबुदाया, क्या वह हरा बाल वाला वाकई मर गया? करिश्मा घबरा गई। आरव इतना ताकतवर है, कहीं अनजाने में उसकी जान तो नहीं ले ली? हत्या का मतलब है उम्र कैद। करिश्मा भागकर टाइगर के पास गई और उसकी नाक के पास हाथ रखा। उसे हवा महसूस नहीं हुई। वह डर गई और पागलों की तरह टाइगर के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी और चिल्लाई, उठो उठो, मरना मत। 2 करारे थप्पड़ खाते ही टाइगर होश में आ गया। आंखें खुलते ही उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। टाइगर की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। करिश्मा की चीखें सुनकर वह वाह करके रोने लगा और बोला, होश में आने के बाद थप्पड़ मार मार के मार डालोगी क्या? मेरी हालत तो देखो, फिर भी पीटे जा रही हो। क्या कोई नैतिकता बची है? मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं था, क्या अब मुझे मार ही डालोगी? थोड़ी तो दया करो। अध्याय 104 जुझारू करिश्मा बोस। टाइगर दुख और आक्रोश के साथ करिश्मा बोस की ओर देखने लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि गाली देते समय कमियां नहीं गिनी जाती और मारते समय मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा जाता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने की? अगर 6th ग्रेड के 7 भेड़ियों में से एक को सरेआम थप्पड़ पड़ गया तो क्या हम गलियों में मुंह दिखाने लायक बचेंगे? और तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। क्या एक औरत के हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए? दुख और गुस्से के बीच टाइगर ने अनजाने में करिश्मा बोस के सीने को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। करिश्मा भौचक्की रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का, जिसकी नाक से खून बह रहा था, ऐसी नीच हरकत करेगा। हड़बड़ाहट में करिश्मा ने उस गंदे सुअर के हाथ को झटक दिया और उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। करिश्मा बोस कोई अबला या कमजोर महिला नहीं थी। ये युवती पिछले कई सालों से अकेले नाश्ते की दुकान चला रही थी। बाकी खूबियों को छोड़ भी दे तो ताकत के मामले में करिश्मा किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। उन दिनों नाश्ते के स्टॉलों पर अक्सर कोयले और ब्लोअर का इस्तेमाल होता था क्योंकि गैस सिलेंडर महंगे पड़ते थे। कोयले की बोरियां, जिनका वजन कई 100 किलो होता था, उन्हें अकेले उठाना और 5वीं मंजिल तक ले जाना करिश्मा के लिए रोज का काम था। इसलिए
टाइगर जैसे सूखे और दुबले पतले लड़के की ताकत करिश्मा के सामने कुछ भी नहीं थी। करिश्मा के धक्के से टाइगर, जो अभी बैठने की कोशिश कर रहा था, दोबारा जमीन पर जा गिरा। उसके सिर के पीछे पहले से ही एक बड़ा गुमड़ा था, जो अब और गहरा हो गया। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा, आह, दर्द हो रहा है, मैं मर गया। उधर माइक, पिंकी और वुल्फ को आरव ने रोक रखा था। वे छटपटा रहे थे पर आगे आने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने देखा कि गुस्से में आग बबूला करिश्मा सीधे टाइगर के पेट पर बैठ गई और दोनों हाथों से दाएं बाएं पिया 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 थप्पड़ों की बरसात कर दी। अगर पहले वाला थप्पड़ शक्तिशाली था, तो अब करिश्मा ने कोयले की बोरियां उठाने वाली अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। न केवल सामने खड़े 3 गुंडे, बल्कि आरव यादव और अदिति भी दंग रह गए। क्या ये वही करिश्मा है जो पागल हो गई है? आसपास खड़ी भीड़ जो तमाशा देख रही थी, इस नज़ारे को देखकर खुशी से झूम उठी। उनके लिए ये किसी नौटंकी के प्रदर्शन से भी ज्यादा रोमांचक था। आरव भी ये देखकर भावुक हो गया। दिल्ली जैसे शहर में एक बाहरी महिला का अकेले व्यापार करना आसान नहीं होता। जहां हर मोड़ पर हफ्ता वसूली और झगड़े होते हों, वहां करिश्मा अपनी शालीनता के कारण नहीं, बल्कि अपनी हड्डियों की मजबूती और स्वभाव की कठोरता की वजह से टिकी हुई थी। उसकी यह जुझारू छवि अक्सर उसकी घरेलू मासूमियत के पीछे छिपी रहती थी। आखिर एक मछुआरे की बेटी, जिसने बचपन से समंदर की लहरों से लड़ना सीखा हो, वह कमजोर कैसे हो सकती है? बेचारा हरा बाल वाला टाइगर अब बेदम हो चुका था। उसके चेहरे पर खून था, माथे और सिर के पीछे बड़े बड़े गुमड़े थे। करिश्मा के वजन और थप्पड़ों के प्रहार से उसका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गया। जब वह हिलना डुलना बंद हो गया, तब करिश्मा होश में आई। उसने देखा कि लोग उसके फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो वह थोड़ा घबरा गई। तभी अदिति ने तालियां बजाते हुए चिल्लाया, गौडमदर, आप तो कमाल हैं। आपने गुंडे को पीट पीट कर मार डाला। करिश्मा ने सोचा, बच्ची, मुझे डराओ मत। अगर वाकई कोई मर गया तो मैं जेल चली जाऊंगी। मुझे अभी तुम्हारे पापा से शादी भी करनी है। ओह! आरव ने आखिरकार हस्तक्षेप किया। उसने बाकी तीनों को जाने दिया और झुककर टाइगर की गर्दन की नब्ज जांची। चिंता मत करो, यह मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। पर क्या तुम पहले इसके ऊपर से उतरोगी? करिश्मा ने राहत की सांस ली, पर फिर शर्म से लाल होकर तुरंत खड़ी हो गई। अदिति दौड़कर आए और करिश्मा की जांघों से चिपक गई। उसकी आंखों में चमक थी। गौडमदर, आप सुपरहीरो हो। करिश्मा मुस्कुराए और अदिति को गोद में उठा लिया। आरव को पास पाकर उसे एक अजब सुरक्षा का एहसास हुआ। आरव ने देखा कि लाल और पीले बाल वाले गुंडे तो कब के भाग चुके थे। बस गुलाबी बालों वाला पिंकी खड़ा था, जिसकी टांगें कांप रही थी। पिंकी, पीछे मुड़कर देखो, आरव ने कहा। नहीं देखूंगा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, पिंकी हड़बड़ाते हुए बोला। जैसे ही मैं मुड़ूंगा, तुम मुझे मारोगे। आरव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कितना बचकाना है। अगर मुझे तुम्हें मारना होता, तो तुम मुड़ो या न मुड़ो, बच नहीं पाते। तभी भीड़ में से कोई हंसा, अरे, तेरे सारे दोस्त भाग गए। पिंकी ने पलटकर गाली दी, बकवास मत कर, वे मेरे भाई हैं, अगर फिर बोला तो मार डालूंगा। लेकिन भीड़ अब आरव के पक्ष में थी। लोग पिंकी को चिढ़ाने लगे, इतना ही शेर है तो इस बड़े भाई आरव को कुछ बोलकर दिखा, ये एक थप्पड़ में तुझे सुला देंगे। पिंकी तुरंत चुप हो गया। भीड़ अब शोर मचा रही थी। ये गुंडे सिर्फ कमजोरों को सताते थे। आरव जैसे खूंखार मर्द या करिश्मा जैसी सख्त महिला के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आरव को फिर से बुरा लगने लगा। जब ये गुंडे करिश्मा और अदिति को तंग कर रहे थे, तब किसी ने न्याय के लिए आवाज नहीं उठाई। सब तमाशा देख रहे थे। अब जब पलड़ा भारी है, तो सब शोर मचा रहे हैं। क्या मानसिकता है, नीच लोग। आरव ने पिंकी की ओर हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब और नाटक मत करो। तुम उन 2 भगोड़ों से फिर भी थोड़े बेहतर निकले जो कम से कम यहाँ खड़े तो रहे। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, अपने साथी को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। पिंकी हैरान रह गया, तुम मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हो?